हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर में। आज हम फिर से एक स्टैटिक की नई कक्षा के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। इसके पहले स्टैटिक की 3 कक्षाएं हम लोगों ने कर रखा है और पिछली 2 कक्षाओं से हम लोग जो है राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल पे बातें कर रहे हैं और संभवतः आज का ये राष्ट्रीय प्रतीक पे अंतिम क्लास हो सकता है कि आज टॉपिक पूरा हो जाए। इसके बाद जब कभी हम स्टैटिक जीके की कक्षा शुरू करेंगे तो हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम राष्ट्रीय पशु, इसके पहले उन्होंने 5 नेशनल सिंबल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नेशनल इम्बेलम, नेशनल फ्लैग आदि। अब राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है? भारत का बाघ, ठीक है, टाइगर। ये इसकी विशेषता क्या है? तो बाघ जो होता है वो दृढ़ता, सुंदरता, शालीनता, फुर्ती और अपार शक्ति का प्रतीक होने के कारण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। कब अपनाया गया था इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में? तो 18 नवंबर 1972 में। ध्यान दीजिएगा कि बाघ से पहले 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, लायन, जिसे मे बी 1969 में अपनाया गया था। फिर उसके 3-4 साल बाद ही क्या किया गया, उसे हटाकर अब बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु अपना लिया गया। ठीक है। अब बाघ से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं वो है, वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व, ठीक है, वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो इसकी संख्या कितनी है? 58 है। कितनी हो गई है? 58 हो गई है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? तो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्री सैलम, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। किसमें है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब आपसे पूछता है कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में। और सबसे नवीनतम अर्थात 58 नंबर का टाइगर रिजर्व, सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एमपी में है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व से एक और समझिएगा कि भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1973 में। तो यहां तक राष्ट्रीय पशु ने यहाँ पुष्प लिख दिया है। राष्ट्रीय पशु से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ कवर किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला 7वें नंबर पे
राष्ट्रीय पक्षी, क्या देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी। पिछली क्लास को आप लोग एक बार रिवीजन करते चलिएगा, ताकि, क्योंकि एक बार पढ़ लेना तो आसान होता है, लेकिन सबसे कठिन होता है पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करना। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन, पढ़ाई में रिवीजन और किसी कला में प्रैक्टिस। यदि आपको सफल होना है तो पढ़ाई में रिवीजन, यदि आप कुछ कोई क्लास कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब 6 तक हो गया है। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत के, आप लोगों को पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, लगभग लोग को पता होगा, क्या नाम है, भारतीय मयूर। क्या नाम है, भारतीय मयूर। ठीक है। इसे कब अपनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा, इसे जो है अपनाया गया, था 26 जनवरी 1950 के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन से क्या किया गया था, अपनाया गया था। मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों बनाया गया था, तो देखिएगा, मोर जो है वो भारतीय ऐतिहासिकता, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, भारतीय चित्रकला और इसका धार्मिक महत्व, इन सारी चीजों को देखकर ही मोर को क्या किया गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। ये हो गया है। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी के बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प। 8 नंबर पे क्या देखते हैं, राष्ट्रीय पुष्प। तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय पुष्प किसे कहते हैं, नाम बताइए आप लोग, पता होगा आप लोगों को, कौन है, कमल है। और इसे कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय पुष्प को कब अपनाया गया था, तो ये भी वही है। अच्छा, जो हमने पक्षी बताया था मोर, मोर को कब अपनाया गया था, डेट को देख लीजिएगा, 26 जनवरी 1963 को मयूर यानी कि भारतीय मयूर को राष्ट्रीय पक्षी अपनाया गया था। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये सन हमने 50 बोल दिया है वहां पे, ठीक है, 1963 होगा। ठीक है, एक बार आप लोग जो राष्ट्रीय पक्षी में पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को कब अपनाया गया था, वहां थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 नहीं, 1963 को अपनाया गया था। ठीक है। और ये जो है कमल, ये कब अपनाया गया था, कमल राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है, लेकिन भारत में जो राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, इसमें से और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कमल को अपना राजकीय पुष्प घोषित कर रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 राज्य हैं, एक तो हरियाणा है, हरियाणा, और दूसरा है कर्नाटक। कर्नाटक, इन दोनों ने क्या कर रखा है, कमल को
राजकीय राजकीय पुष्प घोषित कर रखा है। ठीक है, घोषित कर रखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का हम देखते हैं। राष्ट्रीय पुष्प हो गया। अब राष्ट्रीय पुष्प के बाद राष्ट्रीय वृक्ष को देखते हैं। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष। तो कितने लोगों को पता है, कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? नाम है इसका बरगद। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में क्यों अपनाया गया? देखिए, बरगद अपनी विशालता, अपनी लंबी उम्र, गहरी जड़ें और शीतलता की वजह से इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो कब इसे अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसे अपनाया कब गया था? तो 1950 में ही अपनाया गया था। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय वृक्ष हो गया। अब इसके बाद से और देखते हैं एक दो टॉपिक और इसमें, फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष हो गया। अब राष्ट्रीय फल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। राष्ट्रीय फल क्या हो सकता है? आप लोग, राष्ट्रीय फल क्या हो सकता है? कमेंट करके बताइए, राष्ट्रीय फल क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से जो आप सोच रहे हैं वही, जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि आप भी वही सोच रहे हैं। ठीक है, उसका सीजन अब आने ही वाला है, 10-15 दिन, महीने दिन में। कुछ तो लेट, कुछ तो अर्ली ब्रांड आ भी गए हैं, और कुछ बस बारिश के बाद आ ही जाएंगे। राष्ट्रीय फल जो आप लोग सोच रहे हैं वही है। क्या नाम है इसका? आम, मैंगो। ठीक है, आम। आम को राष्ट्रीय फल के रूप में कब अपनाया गया था? अब डेट आपको जो भी पूछे 1950 ही लगाइए। कितना? 1950। ठीक है, अब आम को राष्ट्रीय फल क्यों? क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता, ये प्राचीन काल से, अनादिकाल से भारत में पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है आम का। देखिए, जब आपके यहाँ कहीं पूजा पाठ होता होगा तो आम का पल्लो, हवन अगर होता हुआ तो आम की लकड़ी, और यदि फल लोग चाहते होंगे पूजा पाठ में तो वहां पे आम का भी लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये आपका राष्ट्रीय फल हो गया। इसके बाद से एक दो पॉइंट और है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। राष्ट्रीय फल के बाद क्या और बच जा रहा है? एक चीज और क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? राष्ट्रीय नदी। कितना तक हो गया था? शायद 9 या 10 हो गया था। राष्ट्रीय नदी बताइए। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है। कौन है? गंगा माता। कौन है? गंगा। गंगा जी हैं राष्ट्रीय नदी। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ये थोड़ा बाद में घोषित किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा बाद में, ये 2009 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित, राष्ट्रीय नदी घोषित 2009। महीना शायद मे भी हमको याद, तो मिस कर रहे हैं, शायद अक्टूबर का माह था। अक्टूबर 2009 में, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन मंथ यही था और सन यही था।
ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी क्यों घोषित किया गया? क्योंकि पता है गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है और गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। साथ में गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है। सबसे लंबी नदी है भारत की। भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? गंगा है। कितनी लंबाई है? 25 ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। और पवित्रता यहाँ दो दृष्टिकोण से, एक है आपका इसका पवित्रता में एक वैज्ञानिक रीजन भी हो सकता है, वैज्ञानिक, और दूसरा क्या है? धार्मिक। ठीक है। तो वैज्ञानिक में क्या है कि इस गंगा के जल में एक गुड बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की चलते गंगा का जो जल होता है वो दूषित नहीं होता है। तो कौन सा है? याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज ये एक गुड बैक्टीरिया है जिसके वजह से गंगा का जल क्या होता है? दूषित नहीं होता है। और दूसरा क्या है? धार्मिक। तो पता ही आपको कि ये ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के वंश में एक शासक हुए राजा दशरथ, उन्होंने अपने तप बल के आधार पे गंगा को क्या किया था? पृथ्वी पे अवतरित किया था। ये आपका गंगा का क्या है? महत्व हो गया। एक तो पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, 2 मिनट में हो जाएगा, फिर आज तक क्लास ओवर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय नदी हो गया। अब यहीं पे राष्ट्रीय जीव भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय, राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है। तो ये कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव ये हैं गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, इनको लोकल भाषा में सूस कहा जाता है। सूस कहा जाता है। ठीक है। और ये तो से भारत गंगा नदी की क्या करते हैं? इनको सफाई कर्मी भी कहा जाता है। गंगा नदी की स्वच्छ रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये लुप्त प्राय हो रहे थे, इसलिए 2009 में ही इनको क्या किया गया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये आपका राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया। इसके अलावा लास्ट एक और देख लीजिएगा, राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु लास्ट है ये आज का। राष्ट्रीय विरासत पशु, मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है भारत के? पता है आपको, ये हाथी है, एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसे घोषित किया गया था 2010 में। ये क्वेश्चन हाथी से और बन सकता है कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था? भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था। ठीक है। और इसी के तहत वर्तमान समय में भारत में जैसे टाइगर रिजर्व 58 है, वैसे हाथी एलिफेंट रिजर्व भी है। कितने हैं? एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व कितने हैं इस समय वर्तमान में भारत में? ये 33 है, 33 है। तो ये राष्ट्रीय सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स थे जिसमें हम लोगों ने
अध्ययन किया और नियर अबाउट 12-13 टॉपिक हमने पढ़ा है इसके अंतर्गत। स्टार्टिंग के जो 5-6 टॉपिक हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद के जो हैं वो छोटे मोटे एग्जाम्स में आ सकते हैं, बड़े एग्जाम्स में उसकी आने की संभावना कम है। इस टॉपिक को हमने शुरू किया था स्टैटिक जीके की कक्षा 2 से। ये स्टैटिक जीके का आज चौथा क्लास है और यदि आप नेशनल सिंबल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की क्लास 2 से लेकर 4 तक को आप कंप्लीट एक बार में देखकर उसका नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगली कक्षा हमारी नागरिकता पर रहेगी, क्योंकि नागरिकता हम पढ़ रहे थे पिछले 2 दिन से स्टैटिक जीके ही चल रहा है। तो अगली कक्षा नागरिकता का होगा, वो लास्ट पार्ट होगा नागरिकता का। और जब नागरिकता समाप्त हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे फिर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, क्लास पसंद आ रहा हो, आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।